बॉम्बे एक तमिल ड्रामा है। ये कहानी उन दो प्यार करने वालों की है जिनका मजहब केवल इश्क है, जो बिना शर्त एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें धर्म नाम का खामियाजा भुगतना पड़ता है। बेचारे उस चक्की में पिस जाते हैं जो खून के डीजल से चलती है। चक्की का एक पत्थर नारंगी है तो दूसरा हरा। जैसे ही मालिक बटन दबाता है वे एक दूसरे को रगड़ने लगते हैं। मजाल है जो बीच में आ जाए। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि किसी का इस झमेले से कोई लेना देना नहीं है। सब पिसते हैं और मालिक तमाशा देखता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शेखर नारायणन पिल्लई अभी अभी अपनी पढ़ाई खत्म करके बम्बई से अपने गांव लौटा है। बोल कर गया था कि कभी गांव नहीं आएगा, लेकिन 2 साल बाद घर की याद उसे वापस ले ही आई। उसका पिता नारायण पिल्लई एक सख्त ब्राह्मण है। बेटे को बाहर पढ़ने भेजना भी संस्कृति के खिलाफ समझता था, पर छोटे बेटे शेखर के आगे उसकी एक न चली। 2 साल बाद जब वो गांव लौटा तो पिता से कहता है कि वो आगे जर्नलिज्म की पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन पिता नारायणन को ये हरगिज गवारा नहीं है। उसने कह दिया कि उसके पढ़ाई पर और खर्च करने के लिए उसके पास फिजूल पैसे नहीं है। पर शेखर को अपने पिता से पैसे नहीं चाहिए। उसके पास प्रेस की एक छोटी सी नौकरी है, उसी से पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। नारायणन पिल्लई भी एक अजीब इंसान है। आगे पढ़ाई के लिए बेटे को बाप की मदद नहीं चाहिए, ये जानकर वो दुखी है। उसे तो इस बात का डर है कि कहीं वो बम्बई में किसी अलग जात वाली लड़की के चक्कर में ना पड़ गया हो। गांव में परिवार का बड़ा सम्मान है, हम सिद्धांतवादी हैं। नारायणन बेटे को धमकाता है कि अगर किसी लड़की की वजह से वो बम्बई में रहना चाहता है तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन शेखर और उसकी छोटी बहन एक मुस्लिम वेडिंग में हिस्सा लेने जाते हैं। बाप नारायणन पिल्लई गांव में एक रसूख वाला आदमी है, इसलिए निमंत्रण मिलने पर हर भोज में शामिल होना पड़ता है। आज वो गांव से बाहर है, इसलिए शेखर को वहां जाना पड़ा। उसे लगा था कि यह पार्टी उसके लिए महा बोरिंग होगी, पर अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है। फिर तो नज़र जैसे हटती ही नहीं है। कल गांव आते ही उसने इसी लड़की को बुरखे में देखा था। भला की खूबसूरत है, नज़र कैसे हटेगी। अगले दिन शेखर अपने एक पुराने दोस्त के साथ उसी लड़की की तलाश में निकल गया। वे मुसलमानों की बस्ती में चले गए हैं। उसके दोस्त को डर है कि अगर उन्हें पता चल गया कि वे लौंडिया के चक्कर में यहाँ खड़े हैं तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिर उसके प्यार के चक्कर में कोई तीसरा अपना सर क्यों कटवाए। कॉलेज से वापस आ रही लड़कियों की एक टोली है, सभी बुरखे में है, चेहरा भी ढका हुआ है। पहचानना मुश्किल है कि कौन कौन है। तभी एक बुरखा पलटता है, साथ में लाल बसता है। शेखर साइकिल लेकर उसके पीछे पड़ गया। वो बस उस लड़की का नाम जानना चाहता है, पर लड़की शर्मा कर अपने घर में छुप गई। फिलहाल शेखर की हरकत किसी क्रीप की तरह है, पर शायद इसी तरह काम बने। अगले दिन वो बस स्टैंड के बाहर उसका इंतजार करता है, फिर लाल बस्ता देखकर पीछा करता है, लेकिन उसने जल्दबाजी में उसकी एक सहेली को अपने दिल का हाल बयां कर दिया। बाय मिस्टेक गलती हो गई, पर हाँ, लाल बस्ते के असली मालिक का नाम पता चल ही गया। बारिश में मेहनत करना बेकार नहीं गया। उस लड़की का नाम सैला बानू है। उसे तो जैसे जन्नत का पता मिल गया हो। आजकल खुदा उस पर मेहरबान है। सैला बानो उसकी छोटी बहन की कॉलेज फ्रेंड निकली। एक दिन सैला उसकी बहन से नोट्स मांगने घर आ गई। ये देखकर शेखर के होश ही उड़ गए। अब तो लगता है जैसे सैला भी उसे पसंद करती है। एक दिन वो बुर्खा पहनकर सैला से मिलने चला गया और हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, क्या तुम भी सब कुछ छोड़ कर आओगी मेरे पास। सैला के लिए ये एकदम अजीब सी स्थिति थी। जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ तेजी से हो रहा था। वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी, पर अपने दिल की सुनने का उसके पास केवल एक ही मौका था। शेखर ने कहा है कि अगर वो भी उसे पसंद करती है तो कल समंदर किनारे बने किले पर तुम्हारी राह देखूंगा। अगर मुझसे प्यार हो तो वहां आ जाना। अगले दिन मौसम खराब था, बारिश और तेज हवाएं चल रही थी। अगर जाए भी तो कैसे, पर सैला के पास केवल यही मौका है। आज नहीं गई तो उसका प्रेमी फिर नहीं आएगा। पहले प्यार की ऐसी ही कुछ अनकही शर्तें होती हैं। आखिरकार सैला तय जगह पर पहुंच ही गई। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से बराबर प्यार करते हैं। शेखर के लिए बस इतना ही काफी था। एक बार प्रेमिका ने प्यार जता दिया तो कोई रोड़ा बीच में नहीं आ सकता है। अगले दिन शेखर सैला के पिता बशीर अहमद से बेटी का हाथ मांगने चला गया, पर बशीर एक नमाजी मुसलमान है। अपने कौम के बाहर बेटी का निकाह करने की सोच भी नहीं सकता है। उसने लात मारकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। धमकी दी कि उसकी बोटी बोटी कर देगा। उनका खून अलग है, ये कभी नहीं मिलेंगे।
घर आने के बाद जब शेखर ने यही बात अपने पिता से कही तो उसके पिता के होश उड़ गए। वो तुरंत अपने बड़े बेटे के साथ बशीर के घर चला गया। एक तो बशीर मुसलमान, दूसरी जात वाला, ऊपर से हैसियत भी नहीं मिलती है। नारायणन और बशीर में जमकर बहस हुई। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं। नारायणन कहता है कि पढ़ा लिखा अमीर लड़का देखा नहीं कि उसे फंसा लिया। तब बशीर भी कहता है कि हमने अपनी बेटी पढ़ने क्या भेज दी, कुत्ते की तरह तुम लोग पीछे पड़ गए। दोनों रुकने वाले नहीं हैं। लगता है आसानी से बात नहीं संभलेगी। जब नारायणन वापस घर लौटा तो अपने बेटे शेखर को जी भर के कोसता है। अगर मुसलमान लड़की इस घर की बहू बनेगी तो कुटुंब में क्या इज्जत रह जाएगी। मंदिर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो पहले उनकी इजाज़त ली जाती है। समाज में सम्मान है। कोई भी पूजा होती है तो मूर्तियां पहले यहाँ लाई जाती है, इसके बाद ही कहीं और जाती है। अब कोई क्यों लाएगा मूर्ति यहाँ? अगर मेरा बेटा ही किसी मुसलमान के पीछे जाए, अपनी बहन की सोच कौन शादी करेगा उससे? तब शेखर कहता है कि उसके लिए कोई मुसलमान लड़का ढूंढ लेना। अब तो बाप के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। कहता है कि जो करना है कर ले, पर मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता है। नारायणन का इमोशनल ब्लैकमेल भी यहाँ काम नहीं आया। बेटे ने कह दिया कि उसके मरने तक इंतजार नहीं कर सकता है। बाप से नहीं बन रही है तो उसके घर में रहने का कोई फायदा नहीं। सो वो वापस बंबई चला गया। सैला भी ट्रेन को जाते हुए देख रही थी। शायद शेखर अब नहीं लौटेगा। उसका दिल टूट गया। लगता है जो कुछ जितनी जल्दी शुरू हुआ था उतनी ही जल्दी खत्म हो गया है। पर उस शाम सैला की एक सहेली उसके घर आती है और चुपके से एक चिट्ठी उसे सौंपती है। इसमें शेखर के बंबई का पता और रेलवे का एक टिकट है। पर उस चिट्ठी की खबर किसी तरह उसके बाप बशीर को लग गई। उसने गुस्से में सैला को बहुत बुरा भला कहा, उसे मारा भी और साफ साफ कह दिया कि 10 दिन में अपनी पसंद के एक लड़के से उसका निकाह कर देगा। अब तो सैला के लिए भी गांव में रुकना मुश्किल था। उसी रात वो घर से भाग गई। अगले दिन जब वो बंबई पहुंची तो वहां केवल शेखर को जानती थी। उसी के भरोसे यहाँ आई है। शेखर भी उसका स्टेशन में इंतजार कर रहा था। उन्होंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली और गवाह अपने दोस्तों को बनाया। यहाँ वो जिस घर में रहता है, मकान मालिक ने उसे एक पंडित होने की वजह से किराए पर रखा था। लेकिन जब उन्हें उसकी पत्नी का नाम पता चला तो उनके चेहरे उतर गए। लिबरल होने का दिखावा करना भी मुश्किल था। पड़ोसियों को भी इसमें ऐतराज था, पर जल्दी ही बात बन गई। सैला ने अपने निकाह की खबर गांव एक चिट्ठी के जरिए भेज दी। आज जब वो चिट्ठी जमा करने बाहर निकली थी, उसने एक नारंगी जुलूस देखा। ये जुलूस बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने से पहले निकली रथ यात्रा की भीड़ थी। जहां जहां से ये भीड़ गुजरती है वहां दंगा और खून खराबा होने लगता है। शायद बंबई भी इसके जद में आने वाला था। गांव से शेखर की एक चिट्ठी आई है। उसके पिता ने लिखा है कि उसे पता है कि उसे शादी की जल्दी क्यों थी। उस लड़की को जल्दी से किसी क्लिनिक में ले जा और उसका आभूषण करा दे। साथ में 1000 रुपए भेज रहा हूँ। एक दिन गांव में नारायणन सैला के पिता के पास चला गया और उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि वो ईंट का ऑर्डर देने आया है। लॉरी भरकर उत्तर प्रदेश भेजना है। हर ईंट में श्री राम लिखा होना चाहिए। बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर बनाना है। गांव में लड़ाई जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों एक दूसरे का खून कर देंगे। इधर समय बीतता गया और शेखर अब एक जर्नलिस्ट हो गया है। सैला भी शेखर से प्रेग्नेंट है। जब ये खबर गांव में दोनों बाप को पड़ी तो वे इस बात पर भी झगड़ा करने लगे कि वे अपने नाती पोतों को कौन सी धार्मिक शिक्षा देंगे। एक उन्हें भगवाधारी हिंदू बनाना चाहता है तो एक अपनी तरह 5 वक्त का नमाजी। पर जब सैला को बच्चा हुआ तो वे जुड़वा भाई थे। इधर राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था। कुछ साल बाद वो दिन आ ही गया जब बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। इसके बाद तो बंबई में भी भयंकर दंगा फूट पड़ा। दंगा अचानक शुरू हुआ था। शेखर और सैला अपने दोनों बच्चों के साथ तब घर से बाहर थे। दंगाइयों ने उनके बच्चों को पकड़ लिया, पर धर्म का पता लगाने में उनसे थोड़ी देर हो गई। बच्चे दंगाइयों से कहते रहे कि वे हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, इससे पहले कि वे उन पर तेल डालकर आग लगा पाते। पुलिस वहां आ गई। शुक्र है कि उनकी जान बच गई, पर इस दंगे में कई लोगों की जान चली गई। उनकी भी जिन्हें ना तो मंदिर चाहिए और ना ही मस्जिद। आम लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी, एक नौकरी और रहने के लिए एक सम्मानजनक घर चाहिए, वे भी इस पचड़े में पिस गए। यूं ही मार दिए गए। बच्चों के रातों की नींद उड़ गई। रात को सपने में दंगे ही दिखते हैं। पर यह सब ऐसे ही आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। जब गांव में नारायणन को पता चला कि बंबई में दंगे हो रहे हैं तो वो अपने बेटे की खैरियत जानने के लिए बंबई आ गया। जब आग अपने घर तक पहुंचने लगती है तो चिता का जश्न मनाने वाले भी घबराते हैं। तब धर्मांधों को भी इंसानियत नजर आने लगती है।
कुछ दिनों बाद बशीर से भी नहीं रहा गया। अपनी बेटी और नातियों को देखने की तमन्ना उसे भी बम्बई खींच लाई। बशीर और नारायणन की धार्मिक कट्टरता अपने बच्चों और नाती पोतों की वजह से कम होने लगी है। लगता है जैसे सब ठीक हो रहा है, पर बम्बई अब भी शांत नहीं हुआ है। रोज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटनाएं लगातार हो ही रही है। एक दूसरे का खून पीने की चाहत कभी खत्म होगी भी या नहीं, कहना मुश्किल था। राजनीतिक और धार्मिक आका इससे उकसाने में लगे हैं। आखिर दंगों में उनके घर का कोई थोड़ी शामिल होता है। आखिरकार दंगे फिर से भड़क ही गए। इस बार ये पहले से भी भयानक थे। लोगों के घर तक जला दिए गए। धार्मिक डिवाइड इतना था कि शेखर के प्रेस में काम करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोस्त भी आपस में लड़ने लगे थे। इसी तरह के एक टकराव में नारायणन फंस गया। ये एक मुस्लिम मॉब थी। तब बशीर ने उसे अपना बड़ा भाई बतलाकर उसकी जान बचाई। एक तरफ इन दोनों समधियों में दुश्मनी पानी बन रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बम्बई में यह आग की तरह फैलने लगी थी। शेखर के घर को भी आग लगा दिया गया। शेखर ने किसी तरह सैला और दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाला, पर इससे पहले कि दोनों समधी निकल पाते हैं, गर्मी से गैस का सिलेंडर फट गया। उनकी वहीं पर जलकर मौत हो गई। इधर घर के बाहर बड़ी अफरा तफरी थी। तलवार और पत्थर लेकर भीड़ एक दूसरे से लड़ रही थी। लोग जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे। इस भागम भाग में दोनों बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। पूरा दिन शेखर और सैला अपने बच्चों को ढूंढते रहे, पर वे कहीं नहीं मिले। अगले दिन अस्पताल में कई लाशें भी देखी, पर वे यहाँ भी नहीं थे। छोटे छोटे जले हुए बच्चों की लाशें देखना और इनमें अपने बच्चों को पहचानने की कोशिश करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। खून खराबा देखकर धीरे धीरे बम्बई दंगों से तंग आ रही थी। अब लगता है बुखार उतरने लगा है। मुसलमानों ने हथियार उठाने वाले मुसलमानों का विरोध किया और हिंदुओं ने भी तलवार और मसाले पकड़े भगवतधारियों का समर्थन रोक दिया। दंगों से लड़ने के लिए इंसानियत को आगे आना पड़ता है, नहीं तो ये खून खराबा चलता रहेगा। 2 दिन तक शेखर और सैला के बच्चे वापस नहीं आए थे। उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी, पर शुक्र है कि इंसानियत जिंदा थी। दोनों सलामत हैं। एक किन्नर ने उनमें से एक को भीड़ में पाया था, जबकि एक जुगियों में छुपा हुआ था। वे आखिरकार वापस अपने घर तक लौट आए, पर हर किसी की तकदीर में यह खुशनुमा अंत नहीं लिखा था। कई घर सूने ही पड़े रहे, वहां खुशियां कभी नहीं लौटी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।